दोस्तों आप सभी को नमस्कार। 69th बीपीएससी के रिकॉर्डिंग आज हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ेंगे। बिहार इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, जैसा कि 68th बीपीएससी के एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से पूछे गए थे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को बहुत ही कंप्रिहेंसिव तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण न केवल आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि मेंस एग्जाम के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लास है वह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का 634 पेज का है। इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद एग्जाम की डिमांड और एग्जाम की पैटर्न को देखते हुए किस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उन सभी का ध्यान रखते हुए ये क्लास तैयार की गई है। एक समरी है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की। इस क्लास को अंत तक देखिएगा। बिहार इकोनॉमिक सर्वे से जितने प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, उन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। इस क्लास को पढ़ने के बाद बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को कहीं और से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बाकी की जो क्लासेज हैं वो लिंक के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर अलग अलग विषयों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रीलिम्स मेंस दोनों एग्जाम के लिए, तो आप वहां से अन्य क्लासेस को देख सकते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की बात करें तो इसे 27 फरवरी 2023 को वर्तमान बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसको पेश किया था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को इस बार टोटल 14 अध्यायों में पेश किया गया है। ये अलग अलग अध्याय हैं जिनमें पूरे इकोनॉमिक सर्वे को कवर किया गया है। तो इन अध्यायों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे और देखेंगे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। ये क्लास न केवल आप जानते हैं प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि मेंस एग्जाम के लिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और जो बजट की क्लास होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम मेंस में अपना प्रश्न लिखते हैं तो उसको प्रमाणित करने के लिए वर्तमान के जो डाटा होते हैं आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से ही हमको प्राप्त होते हैं। इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण जो ये क्लास है इसको आपको प्रीलिम्स के रिगार्डिंग तो पढ़ना ही है, साथ में एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको अलग से नोट करते जाइए। ये आपके मेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का जो अध्याय पहला है वह है बिहार की अर्थव्यवस्था। तो इस पहले अध्याय में बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है कि पहले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितना बिहार का विकास हुआ है, बिहार की जो विकास दर है अलग अलग क्षेत्रों में कितनी वृद्धि दर है, उन सभी के बारे में इस पहले अध्याय में बताया गया है। तो जो पहला महत्वपूर्ण तथ्य है वह स्थिर मूल्य पर सकल राज्य उत्पाद अगर देखें बिहार राज्य का तो 2020-21 में -3.2% की निगेटिव वृद्धि दर देखी गई थी। आप जानते हैं कोविड के दौरान पूरे देश की जो जीडीपी है वह नकारात्मक रूप से घटी थी, मतलब नकारात्मक वृद्धि दर हुई थी। तो इसी संदर्भ में बिहार राज्य भी -3.2% की नकारात्मक वृद्धि दर जीडीपी में हुई थी। लेकिन 2021-22 में देखते हैं कि बिहार की जो जीडीपी में 10.98% की वृद्धि दर हुई थी। यह 10.98% की जो वृद्धि दर है यह राष्ट्रीय वृद्धि दर से भी अधिक थी। राष्ट्रीय वृद्धि दर अगर देखें 2021-22 की तो थी 8.68%, जिससे हम देख रहे हैं बिहार राज्य की जो वृद्धि दर है, जो टोटल जीडीपी में जो वृद्धि दर है वह 2.28% अधिक है कुल भारतीय जीडीपी वृद्धि दर से। तो ये भी आपको याद रखना है, 10.98% की वृद्धि दर बिहार की और यह राष्ट्रीय वृद्धि दर से 2.28% अधिक है। राज्य का सकल घरेलू अगर उत्पाद देखें जो टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है स्टेट का, तो वर्तमान मूल्य पर है यह 6,75,448 करोड़ रुपए। वहीं स्थिर मूल्य पर देखें, स्थिर मूल्य आप जानते हैं कि 2011-12 का लिया जाता है और इसके बाद जितनी मुद्रास्फीति होती है उसको यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता है। इसलिए स्थिर मूल्य जो होता है वह हमेशा वर्तमान मूल्य से हमेशा कम ही होता है। तो वर्तमान मूल्य पर 2021-22 में देखें टोटल राज्य का जो घरेलू उत्पाद है, सकल घरेलू उत्पाद है वह 6,75,448 करोड़ रुपए है। वहीं स्थिर मूल्य पर ये जो है टोटल राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वह 4,28,065 करोड़ रुपए है। तो इन तथ्यों को आप याद रखें, डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये सभी पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण इसमें तथ्य देखेंगे राज्य की प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में। तो वर्तमान मूल्य पर जो राज्य की प्रति व्यक्ति आय है 2021-22 में देखें तो यह 54,383 रुपए है। वहीं स्थिर मूल्य पर अगर हम राज्य की प्रति व्यक्ति आय देखें तो यह 24,465 करोड़ रुपए है। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान मूल्य पर यानी 2021-22 में इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो आप बताएंगे 54,383 रुपए। वहीं अगर स्थिर मूल्य पर पूछ ले तो आप बताएंगे 34,465 रुपए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले के संदर्भ में। तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले देखें तो ये घटता क्रम है, जिसमें सबसे ज्यादा पटना के लोगों की प्रति व्यक्ति आय है, दूसरे नंबर पर बेगूसराय और तीसरे नंबर पर मुंगेर जिले के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। वहीं अगर हम न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय देखें तो सबसे कम जो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है वो है शिवहर, उसके बाद है अररिया और सीतामढ़ी। तो इस तरीके से देख रहे हैं पटना जो जिला है वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, वहीं जो शिवहर डिस्ट्रिक्ट है वहां के लोगों की प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। इस क्रम को भी आपको याद रखना है।
है, ये क्रम लगाने के लिए पूछ सकता है। बेसिकली सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिलों का क्रम याद रखना है, पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर, और न्यूनतम जो प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है वह है शिवहर। अब हम देखेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रमुख क्षेत्रों की हिस्सेदारी। आप जानते हैं कि 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, एक प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषि से संबद्ध क्षेत्रों को देखते हैं, और द्वितीयक क्षेत्र में हम मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, यानी विनिर्माण और निर्माण के क्षेत्र में देखते हैं कितनी वृद्धि दर हुई है, और तृतीयक क्षेत्र में हम सर्विस सेक्टर को रखते हैं। तो अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र की, तो राज्य के कुल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2021-22 में है 21.2%। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो 2021-22 में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी है 21.2%, यह पूर्व वर्ष की तुलना में इसमें थोड़ी सी नकारात्मक वृद्धि दर हुई है। यानी 2020-21 में देखें प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी तो थी 21.4%, तो इसमें देख रहे हैं 0.2% की जो है निगेटिव वृद्धि दर यहां हुई है 2021-22 में, यह घटकर हो गई है 21.2%। तो इसी तरीके से द्वितीयक क्षेत्र को देखें तो 2021-22 में जो हिस्सेदारी है टोटल राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सेकेंडरी सेक्टर की, तो वह है 18.1%। यह भी पूर्व वर्ष की तुलना में यहां भी जो है हम देख रहे हैं घाटा हुआ है। 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी थी 19.3%, जो 2021-22 में घटकर हो गई है 18.1%। तृतीयक क्षेत्र की देखें जिसमें सर्विस सेक्टर आता है, तो सर्विस सेक्टर में देख रहे हैं 2020-21 में थी सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी 59.3%, और ये बढ़कर हो गया है 2021-22 में 60.7%। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में जो है यहाँ देख रहे हैं घाटा हुआ है सकल घरेलू उत्पाद की हिस्सेदारी में, वहीं तृतीयक क्षेत्र में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसमें पूर्व वर्ष का डाटा आपको नहीं पूछा जाएगा, अगर डाटा पूछा जाएगा तो 2021-22 का पूछा जाएगा। स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो वृद्धि हुई है तृतीयक क्षेत्र में, कमी हुई है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्रों के अंदर अगर हम टोटल राज्य का सकल घरेलू उत्पाद देखें तो सर्वाधिक योगदान करने वाले 2 उप क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र जानते हैं, इसमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र आते हैं, तो कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्रों में 2 क्षेत्र हैं जिसमें सर्वाधिक योगदान हुआ है। इसमें पहला है पशुधन। पशुधन में जो योगदान हुआ है, वृद्धि हुई है, वह 9.5% की हुई है। वही मत्स्य खेत एवं जो जलीय कृषि है उसमें वृद्धि हुई है 6.7% की, तो ये भी आप याद रखें। वहीं अगर हम खनन और उत्खनन क्षेत्र के देखें तो इसमें भी 9% की उच्चतर वृद्धि दर हुई है। इस तरीके के जो फैक्ट हैं वो मेंस एग्जाम में बहुत काम आते हैं। जब भी हम कृषि के संदर्भ में लिखें तो एक अगर हम सकारात्मक वृद्धि दर बिहार के संदर्भ में दिखाना चाहे, उसको प्रमाणित करना चाहे, तो इस तरीके के डाटा फैक्ट का हम यूज करते हैं। और प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट हाई है, तो आपको याद रखना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र में जो पशुधन के संदर्भ में वृद्धि दर है वह 9.5 की है, और मत्स्य खेत एवं जो जलीय कृषि की जो वृद्धि दर है वह 6.7% है। उत्खनन एवं खनन क्षेत्र में 9% की वृद्धि दर देखी गई है। ये वृद्धि दर 2017-18 से 2021-22 के बीच की है। नेक्स्ट द्वितीयक क्षेत्र में देखें तो विद्युत, गैस और जलापूर्ति एवं अन्य जन उपयोगी सेवाओं में 2017-18 से 2021-22 के बीच में 14.5% की वृद्धि हुई है, तो ये भी आपको याद रखनी है। जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसमें हुई है? विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जन उपयोगी सेवाओं में, और ये वृद्धि दर है 14.5% की। अगर हम तृतीयक क्षेत्र देखें यानी सर्विस सेक्टर जिसमें आ जाता है, तो इसमें वृद्धि दर अगर देख रहे हैं तो काफी तेजी से वृद्धि दर हुई है, जैसा कि हमने देखा भी ऊपर कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में जहां कमी हुई थी वहीं तृतीयक क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई थी। 59.3% बढ़कर यह हो गया था 60.7%, यानी 50% से भी अधिक कुल घरेलू उत्पाद में राज्य के तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी है। और तृतीयक क्षेत्र में जो सबसे तेजी से वृद्धि दर हुई है वह है वायु परिवहन। वायु परिवहन में वृद्धि दर हुई है 2017-18 से 2021-22 के बीच में 10.5% की। वही भंडारण में जो वृद्धि दर हुई है वह 21.3% की। वित्तीय सेवाओं में वृद्धि दर हुई है 12.6% की, और लोक प्रशासन में हुई है 9.3% की। इसमें वायु परिवहन इंपॉर्टेंट है, वायु परिवहन को याद रखिए। और भंडारण जो सुविधाएं होती हैं उनको याद रखिए कि भंडारण में 21.3% की और वायु परिवहन में 10.5% की वृद्धि दर हुई है। अब देखेंगे इसका अध्याय 2। अध्याय 1 में हम बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में इन महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। अब हम देखेंगे बिहार के जो आर्थिक सर्वेक्षण का अध्याय 2, जिसमें राजकीय वित्त व्यवस्था के बारे में बताया गया था। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2021-22 में राज्य सरकार का जो कुल व्यय है वह है 1.93 लाख करोड़ रुपए था। यानी जो 21-22 में जो टोटल व्यय किया गया था राज्य सरकार के द्वारा वो किया गया था 1.93 लाख करोड़ रुपए। इसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का जो परसेंटेज है ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो राजस्व व्यय में जो खर्चा किया गया था वो टोटल ये जो आप व्यय देख रहे हैं 1.93 लाख करोड़ का, तो इसका 82.4% यानी 1.59 लाख करोड़ रुपए राजस्व व्यय में खत्म किया गया था, और पूंजीगत व्यय में खत्म किया गया था इस 1.93 लाख करोड़ का 17.6% यानी 0.34 लाख करोड़ रुपए। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट तथ्य पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार 2021-22 में जो राज्य सरकार का कुल व्यय था वह 1.93 लाख करोड़, जिसमें राजस्व व्यय था 82.4% और पूंजीगत व्यय था 17.6%।
वहीं अगर हम राजस्व घाटे की बात करें 2021-22 में, तो यह था कुल राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.1% और राजकोषीय घाटा जो था वह 2021-22 का कुल सकल घरेलू उत्पाद का 3.78%। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 2021-22 का राजकोषीय घाटा 3.79% और राजस्व घाटा है 0.1%। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में जो बजट अनुमान किया गया है उसमें राजकोषीय घाटे को कितना % रखा गया है। हमने बजट की क्लास ले ली है, आपको बजट बहुत ही कंप्रिहेंसिव तरीके से पढ़ा दिया है। अगर आपने उस क्लास को देखा होगा तो इसका जवाब आप जरूर देंगे। तो बजट अनुमान 2023-24 का, उसमें राजकोषीय घाटा कितना रखा गया है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम देखेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है। तो अध्याय 3 में जो कृषि और सहवर्ती क्षेत्र के बारे में बताया गया है, इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि विगत 5 वर्ष का मतलब 2017-18 से 2021-22 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों की दर लगभग 5% थी। तो ये आपको याद रखना है कि कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की जो हिस्सेदारी वृद्धि दर जो थी वह कितने % थी। तो विगत 5 वर्षों में यह 5% थी। इस तरीके से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाएगा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों की हिस्सेदारी विगत 5 वर्षों में वृद्धि दर 5% थी। अगर स्टेटमेंट सही करना होगा तो ये 5% दिया जाएगा, अगर स्टेटमेंट गलत करना होगा तो 5% की जगह कुछ दूसरा फैक्ट, दूसरा डाटा दे दिया जाएगा। हम जो आजकल देख पा रहे हैं, जो क्लासेज होती हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो ऑब्जेक्टिव होती जा रही हैं। ऑब्जेक्टिव क्लासेज लेने में थोड़ा सा इनरिच बढ़ता है, बच्चे उसमें ज़्यादा अपेयर होते हैं, उनको अच्छा लगता है। लेकिन फाइनली आपको अच्छे लगने की बात नहीं है, फाइनली है आपके सिलेक्शन की। वनडे एग्जाम के लिए तो मैं नहीं कह सकता हूँ अच्छी है या खराब है, लेकिन पीसीएस एग्जाम, खासकर जो सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही घातक होती है इस तरीके की क्लासेज, क्योंकि यहाँ आपको सब्जेक्टिव पढ़ना होता है, सब्जेक्टिव लिखना होता है मेंस एग्जाम में, और एक एनालिटिकल थिंकिंग आपसे डिमांड होती है एग्जामिनर की। पहले जो बीपीएससी का एग्जाम होता था उसमें तथ्यात्मक रूप से सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब जिस तरीके से 68th बीपीएससी ने अपना पैटर्न बदला है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है, अब यहाँ पर एनालिटिकल थिंकिंग होनी बहुत जरूरी है अगर आप वाकई में बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। इसलिए आपको अब सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ने पड़ेंगी, अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ये जो ऑब्जेक्टिव क्लास आप पढ़ते रहते हैं इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्लास में क्या होता है, आपको एक प्रश्न दे दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें से एक सही होता है। तो आप एक तरफ क्लास को पढ़ते हैं, दूसरी तरफ ये जो आंसर आप पढ़ते हैं ना, इसमें जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो केवल आपको प्रश्न आंसर याद होता है, उसके पीछे की कहानी नहीं याद होती है, उसके पीछे जो एनालिटिकल थिंकिंग होती है वो डेवलप आपकी नहीं हो पाती है। इसलिए आपके क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को गलत करके आते हैं। इसलिए हमारा मानना है आपको सब्जेक्टिव पढ़ना चाहिए अगर आपको सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करना है। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, आप टेस्ट सीरीज मार्केट से लीजिए, जो अच्छी टेस्ट सीरीज है घर में बैठ के टाइम टेकिंग में उनको लगाइए, यानी 2 घंटे के एग्जाम होता है तो 150 क्वेश्चन आप 2 घंटे में सॉल्व करिए। ये तरीका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ना कि ऑब्जेक्टिव क्लास देखने का। ये केवल आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, आप अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को और ज़्यादा जो है मजबूत कर पाएंगे। तो बाकी आपकी मर्जी है, आप पढ़ सकते हैं, कैसे ही पढ़ सकते हैं। बस मेरा क्या है, मुझे तो आपको बताना है, एक सही गाइडेंस देनी है, स्वीकार करना वो आपकी मर्जी है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के बारे में। कृषि सहवर्ती क्षेत्र में जो वृद्धि दर हुई है विगत 5 वर्षों में वह 5% थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है इसमें कि 2020-21 में बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र जो है वह 50.5% का था, जबकि फसल सघनता देखें तो यह 1.44 थी। वर्ष 2021-22 में सकल सिंचित क्षेत्र 37.22 लाख हेक्टेयर था। तो इस तरीके से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में सकल सिंचित क्षेत्र बिहार का कितना है, तो 37.22 लाख हेक्टेयर। शुद्ध बुआई क्षेत्र है 50.5% और फसल सघनता है 1.44। अगर हम बिहार में सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला देखें तो वो है शिवहर, और वही न्यूनतम फसल सघनता वाला जिला देखें तो पूर्णिया है। तो ये भी आपको याद रखना है, फसल सघनता में सर्वाधिक जो है बिहार में शिवहर डिस्ट्रिक्ट है और न्यूनतम वह है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। फसल सघनता है 1.44, शुद्ध बुआई क्षेत्र है 50.5% और सिंचित क्षेत्र है 37.22 लाख हेक्टेयर। वर्ष 2022 में कुल खाद्यान्न उत्पादन देखें तो वह है 184.86 लाख मिलियन टन। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। विगत वर्ष की तुलना में कुल खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। 2021 में लगभग ये था 181 पॉइंट समथिंग लाख मिलियन टन था, जो बढ़कर 2022 में 184.86 लाख मिलियन टन हो गया है। जैविक कॉरिडोर योजना 2022 से 25 के तहत 20,000 एकड़ जमीन को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में ये तथ्य पूछा जा सकता है कि जैविक कॉरिडोर योजना 2022 से 25 के तहत कितने एकड़ की जमीन जैविक खेती के अंतर्गत लाई गई है। तो आपका जवाब होगा 20,000 एकड़ की जमीन।
नेक्स्ट इसका अध्याय है चौथा, जिसमें उद्यम क्षेत्र के संदर्भ में बात की गई है। तो 2018 से 2020 के बीच बिहार में कारखानों की जो संख्या थी वो सिर्फ 0.3% बढ़ी, लेकिन कार्यशील पूंजी जो है वह 51% बढ़ गई है। तो काफी महत्वपूर्ण तथ्य है ये। 2018 से 20 के बीच बिहार में कारखानों की संख्या कितनी बढ़ी? सिर्फ 0.3% बढ़ी, लेकिन कार्यशील पूंजी जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है 50% से अधिक, यानी 51% ये बढ़ गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है एथेनॉल। आप जान रहे हैं कि बिहार में लगातार एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में राज्य में एथेनॉल जो उत्पादन है 2020-21 में जहां 370,000 लीटर प्रतिदिन था, ये बढ़कर 2021-22 में हो गया है 470,000 लीटर प्रतिदिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत राज्य सरकार को विगत 6 वर्षों में कुल 60.86 हजार करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत विगत 6 वर्षों में कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला? तो 60.86 हजार करोड़ रुपए का। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो टोटल निवेश का प्रस्ताव मिला है, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रस्ताव मिला है वह राज्य के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र को मिला है, लगभग 1395.65 करोड़ रुपए का, जिसका राज्य के कुल निवेश में 41% की हिस्सेदारी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह तथ्य है। प्रोत्साहन जो नीति है, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, विगत 6 वर्षों में टोटल लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निवेश मिला। इस निवेश में जो सर्वाधिक भागीदारी है वह खाद्य प्रसंस्करण की है, जो कुल निवेश की 41% हिस्सेदारी रखता है। अगर हम सर्वाधिक निवेश के क्रम में देखें तो खाद्य प्रसंस्करण पहले नंबर पर आएगा, द्वितीय नंबर पर सीमेंट और तृतीय स्थान पर एथेनॉल आएगा। तो इस क्रम को भी याद रखें कि जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है, इसके तहत जो निवेश मिले हैं विगत 6 वर्षों में, उसमें सबसे ज्यादा निवेश के प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण के लिए, दूसरे नंबर पर सीमेंट के लिए और तीसरे नंबर पर एथेनॉल के लिए निवेश प्रस्ताव आए हैं। राज्य में वर्ष 2021-22 में 45 सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हुई, जो 2020-21 में स्थापित सूक्ष्म उद्यमों की संख्या से दोगुनी हो गई है। तो एमएसएमई के बारे में जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आप बताएंगे बिहार में किस तरीके से सूक्ष्म उद्यमों की जो है बढ़ोतरी हुई है। और इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2021-22 में 45 सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में यह 2 गुने से भी अधिक है। वहीं अगर हम वृहद उद्यमों की इकाई की बात करें तो 2020-21 में जहां इसकी संख्या थी 3, वहीं बढ़कर 2021-22 में हो गई 11। तो आपकी प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वृहद उद्यमों इकाइयों की संख्या जो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार 2021-22 में कितनी हो गई है? 11 हो गई है। 2020-21 में संख्या थी केवल 3। तो काफी महत्वपूर्ण ये तथ्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसका पढ़ेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 में श्रम नियोजन एवं प्रवास से संबंधित बातें की गई हैं इस इकोनॉमिक सर्वे में। तो हम देख लेते हैं श्रम नियोजन किस तरीके से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में है, कितनी आय होती है महिला और पुरुषों के संबंध में। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट तथ्य है, ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है वह 68.8% है। यानी टोटल जो जनसंख्या अनुपात है श्रमिकों का, उसमें पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण क्षेत्र में है 68.8%। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है? 77.9%। यानी राष्ट्रीय स्तर की तुलना में बिहार की जो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात है वो कम है। वहीं शहरी क्षेत्र में देखें तो बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है वह 64.6% है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 75.6% की तुलना में कम है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बिहार में जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है वह ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में ही राष्ट्रीय स्तर से कम है। तो स्टेटमेंट वाइज इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर स्टेटमेंट सही करना होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में श्रमिक जनसंख्या अनुपात राष्ट्रीय स्तर की तुलना में कम है। अगर एग्जामिनर इस स्टेटमेंट को गलत करना चाहेगा तो आपसे कहेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात बिहार में जो है अधिक है। तो अधिक होगा तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। अगर कम दिया होगा तो स्टेटमेंट क्या होगा? सही हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में जहां राष्ट्रीय स्तर पर 77.9% है, वही ग्रामीण स्तर पर है यह 68.8%। शहरी स्तर में देखें तो पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात राष्ट्रीय यानी पूरे भारत में देखें तो यह 75.6% है, जो बिहार में 64.6% है। तो इस तरीके से फैक्ट जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डाटा भी आपको याद रखना है और एक एनालिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये राष्ट्रीय स्तर से कम है या अधिक है, इसे भी आपको पता होना चाहिए। बिहार में पुरुष श्रमिकों की अगर औसत दैनिक कमाई देखें तो वह है 338 रुपये। यानी बिहार में टोटल श्रमिकों की जो औसत दैनिक इनकम है यानी रोज की जो कमाई है वह 338 रुपये है। वहीं महिलाओं की देखें औसत 21 श्रमिक महिला औसत की अगर रोज की कमाई देखें तो औसतन है 244 रुपये। तो आपको यहाँ पर एक डिफरेंट दिख रहा होगा महिला और पुरुषों की कमाई में, ये अंतर है 94 रुपये का यानी 28% का। वहीं अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये अंतर है 36% का। तो इस तरीके से देख रहे हैं बिहार में जो महिला और पुरुष जो श्रमिक है उनकी औसत दैनिक इकाई राष्ट्रीय स्तर से जो है वह
कम है। तो हालांकि ये भी परसेंटेज अभी अधिक है। महिला और पुरुषों की जो इनकम होनी चाहिए, दैनिक जो इनकम होनी चाहिए वह इक्वल होनी चाहिए, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी साफ साफ लिखा गया है कि महिला और पुरुषों की समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। लेकिन अभी भी भारत में जो है पुरुषों की जो इनकम होती है, काम समान होता है, लेकिन पुरुषों की जो इनकम होती है वह ज़्यादा होती है, और उसी काम के लिए महिला को कम पैसा दिया जाता है। तो बिहार में ये जो डाटा है 338 रुपये पुरुषों के लिए है, श्रमिक पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए जो दैनिक इनकम है श्रमिक महिला के लिए 244 रुपये है। यह जो लैंगिक अंतर है वह 94 रुपये का, अगर परसेंटेज में देखेंगे तो यह 28% का यह लैंगिक अंतर आएगा, जो राष्ट्रीय स्तर 36% की तुलना में कम है। अब हम देखेंगे अध्याय 6 इसका, जिसमें भौतिक संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। राज्य में वर्ष 2021-22 में परिवहन एवं संचार क्षेत्र में 20.4% वृद्धि दर दर्ज की गई है, जो सर्वाधिक है। तो जब इस तरीके से देख रहे हैं कि बिहार राज्य पूरे देश में शीर्ष स्थान पर है परिवहन और संचार क्षेत्र में वृद्धि के संदर्भ में, तो ये काफी महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है आपके एग्जाम के लिए कि वर्ष 2021-22 में जो राज्य का परिवहन एवं संचार क्षेत्र है उसमें 20.4% की वृद्धि हुई है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। वर्ष 2019 में बिहार में कुल पथ घनत्व देखें, यानी जो रोडों का घनत्व है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। 2019 में बिहार में कुल पथ घनत्व कितना है, तो 3166.9 किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर स्क्वायर, जो केरल और पश्चिम बंगाल के बाद सर्वाधिक है। तो पूरे देश में बिहार का जो कुल पथ घनत्व है वह पूरे देश में तीसरा स्थान रखता है, केरल और पश्चिम बंगाल के बाद। और कुल पथ घनत्व है कितना, तो 3166.9 किलोमीटर प्रति 1000 किलोमीटर स्क्वायर। इस तथ्य को याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि यह तीसरा स्थान है पूरे देश में पथ घनत्व के संदर्भ में बिहार का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अध्याय 7, इसमें ई शासन के बारे में बताया गया है। बिहार में हर परिवार पर औसतन 2 मोबाइल या अधिक चालू मोबाइल कनेक्शन है। इस तरीके से देखें तो बिहार में जो है हर परिवार के पास जो है मोबाइल कनेक्शन की सुविधा पहुंच गई है। वही 98.7% ग्राम पंचायत भारत नेट के तहत आच्छादित है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर ग्राम पंचायत से पॉलिटी सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से आप दिखाना चाहते हैं कि बिहार में किस तरीके से पंचायतों का डिजिटलकरण करके जो विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था है उसको और भी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार 98.7% ग्राम पंचायत भारत नेट के तहत आच्छादित हैं, और प्रीलिम्स में भी इस तरीके का तथ्य पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर मुजफ्फरपुर में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का जो क्रियान्वयन हुआ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया है। अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो फिर बाकी के जो 37 जिले हैं वहां पर इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा, मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना। नेक्स्ट जो इसका अध्याय है 8, इसमें ऊर्जा क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति जो खपत है 2017-18 के 2080 किलोवाट आवर से बढ़कर या 2021-22 में 329 किलोवाट आवर हो गई है, जो 4 वर्षों में 17.5% की वृद्धि दर है। तो राज्य में ऊर्जा जो है वह प्रति व्यक्ति आय खपत कितनी हो गई है वर्तमान में देखें इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, तो 2021-22 में यह विगत 4 वर्षों में 17.5% वृद्धि दर के साथ 329 किलोवाट आवर यानी 329 यूनिट हो गई है। इस तथ्य को आप याद रखिए। प्रति व्यक्ति खपत ऊर्जा के संदर्भ में बिहार में वर्तमान में कितनी है, तो 329 यूनिट है, और यह विगत 4 वर्षों में 17.5% की वृद्धि दर को बता रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है राज्य में बिजली की उपलब्धता अगर देखें तो विगत 4 वर्षों में 2021-22 में यह 21.2% बढ़कर कितनी हो गई है, 7785 यानी 7785 मेगावाट हो गई है बिजली की उपलब्धता राज्य में, और विगत 4 वर्षों में इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है, 21.2% की। तो इस तथ्य को भी आपको याद रखना है, बिजली उपलब्धता राज्य में 7785 मेगावाट। वहीं अगर राज्य में बिजली की मांग देखें तो मांग में भी बढ़ोतरी हुई है 2021-22 में, जहां 6775 मेगावाट थी, वहीं 2022-23 में यह 7.3% बढ़कर 7054 मेगावाट हो गई है बिजली की मांग। तो इसे भी याद रखिए, बिजली की मांग हो गई है 7054 मेगावाट वर्तमान में, और बिजली की उपलब्धता जो है वह इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2021-22 में 7785 मेगावाट है। अब हम नेक्स्ट अध्याय देखेंगे 10वां अध्याय है नगर विकास के बारे में। तो नगर विकास के बारे में इस इकोनॉमिक सर्वे में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल आबादी 1.18 करोड़ थी। राज्य सरकार ने कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में बदलने का निर्णय किया और 9 नए नगर परिषद तथा 111 नए नगर पंचायत स्थापित किए। काफी महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि जो बिहार की जनगणना 2011 थी उसके अनुसार कुल राज्य की जो शहरी आबादी थी वह थी 1.18 करोड़। राज्य सरकार ने कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में बदलने के लिए क्या किया, 9 नए नगर परिषद, काफी इंपॉर्टेंट है। कितने नए नगर परिषद, तो 9 नए नगर परिषद और 111
नए नगर पंचायत स्थापित किए। तो ऑब्वियसली अब जो शहरी आबादी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फलस्वरूप शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण 2022 में बिहार में अनुमानित शहरी जनसंख्या 2.02 करोड़ हो गई है। इससे बिहार में शहरीकरण दर जो है 11.3 से बढ़कर 16.2 हो जाएगी। तो आप जानते हैं बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार जो टोटल शहरीकरण की दर है वह है 11.3%। तो ये 2022 में अब जब नई जनगणना आएगी, इस जनगणना में ये जो वृद्धि दर है वह लगभग 16.2% हो जाएगी। कारण क्या है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्र को यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में बदला गया है, जिसमें 9 नए नगर परिषद और 111 नए नगर पंचायत बनाए गए हैं, जिसके फलस्वरूप जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल शहरी आबादी थी 1.18 करोड़, वहीं बढ़कर 2022 में कितनी अनुमानित हो गई है, 2.02 करोड़। और ये जनसंख्या बढ़ने से कितनी वृद्धि दर हो जाएगी, तो 11.3 से बढ़कर ये 16.2% हो जाएगी, ये अनुमान किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण तथ्य, इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक सर्वे का अध्याय 11 जो बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्रों के बारे में बताता है। सितंबर 2022 में बिहार में निजी क्षेत्र का ऋण जमा अनुपात 87.2% था, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के 41.9% ऋण जमा अनुपात से काफी अधिक है। नेक्स्ट अध्याय है 12 जिसमें मानव विकास के बारे में चर्चा की गई है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखेंगे विकास के संदर्भ में कितना व्यय हुआ है, मृत्यु दर देखेंगे, मातृ मृत्यु दर को देखेंगे, जीवन प्रत्याशा देखेंगे। तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य आपको मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। बिहार में 2005-6 से 2021-22 तक देखें तो इन 16 वर्षों में सामाजिक सेवाओं पर जो व्यय हुआ है वह 11 गुने से भी अधिक बढ़ गया है। सामाजिक सेवाओं में जो दो महत्वपूर्ण सेक्टर होते हैं, एक सेक्टर होता है स्वास्थ्य का, दूसरा सेक्टर होता है शिक्षा का। तो जो स्वास्थ्य में व्यय बढ़ा है विगत 16 वर्षों में वह 11 गुना व्यय बढ़ गया है, वही शिक्षा व्यय पर जो है वह 8 गुना व्यय बढ़ गया है। तो इसे आपको याद रखना है। ये मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। सामाजिक सेवाओं में यानी मानव विकास के संदर्भ में बिहार की अगर हम सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाएंगे तो बताएंगे इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार गत 16 वर्षों में सामाजिक सेवाओं में 11 गुने से अधिक वृद्धि हुई है, जहां पर स्वास्थ्य सेक्टर में 11 गुना अधिक व्यय किया गया है और शिक्षा व्यय पर विगत 16 वर्षों में 18 गुना जो है व्यय बढ़ गया है। तो इन तथ्यों को आपको याद रखना होगा एज वेल एज प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दोनों के लिए। बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन जो संभाव्यता है, जीवन प्रत्याशा है, वह 2006-10 के 65.8% से बढ़कर या 2016 से 20 में 69.5 वर्ष हो गई है। इन 10 वर्षों की अवधि में 3.7 वर्षों की वृद्धि दर हुई है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें इस 2016 से 20 में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता जो बिहार में 69.5 वर्ष है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर है यह 70 वर्ष। 0.5% जो है वह राष्ट्रीय स्तर से कम है बिहार के जन्मकालीन जीवन संभाव्यता। तो इसे आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार बिहार में संस्थागत जो प्रसव है वह 2005-6 के 22% से बढ़कर 2019-21 में यह 76.2% हो गया है। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं काफी सकारात्मक वृद्धि दर देख रहे हैं संस्थागत प्रसव के संदर्भ में बिहार में, जहां 2005-6 में केवल 22% था, वहीं यह बढ़कर 2019-22 में 76.2% हो गया है। लगभग 50% से अधिक वृद्धि यानी 54.2% की यहाँ पर वृद्धि देख रहे हैं। मातृ मृत्यु दर 2015-17 के 165 प्रति लाख जीवित प्रसव से 47 अंक घटकर 2018 से 20 में यह 118 प्रति लाख जीवित प्रसव हो गया। यह भी इंपॉर्टेंट है कि मातृ मृत्यु दर वर्तमान में बिहार की कितनी है, तो 118 प्रति लाख जीवित प्रसव है, जो राष्ट्रीय स्तर पर 97 है। यानी अभी भी बिहार में सकारात्मक वृद्धि की जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर से तुलना करें तो जहां मातृ मृत्यु दर प्रसव प्रति लाख जीवित प्रसव हुआ है वह 97 है, यानी प्रति लाख में जो है 97 महिलाएं जो है कि महिलाओं की मृत्यु प्रसव के दौरान हो जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर 97 है प्रति लाख में, वहीं बिहार में ये प्रति लाख में है 118। तो यानी अभी भी बिहार में ये अधिक है, इसमें अभी भी सकारात्मक वृद्धि की जरूरत है। न केवल राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको घटाने की जरूरत है और बिहार में तो इसको भी और ज्यादा घटाने की जरूरत है। तो इसे आप याद रखिए, मात्र मृत्यु दर प्रति लाख जीवित प्रसव में है 118, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर है 97। अगर हम संस्थागत प्रसव की बात करें तो वर्तमान में है 76.2% और बिहार की जो जन्मकालीन जीवन संभाव्यता है वर्तमान में है 69.5%, जो राष्ट्रीय स्तर 70 वर्ष की तुलना में 0.5% कम है। नेक्स्ट जो इसका अध्याय है वह है बाल विकास के संदर्भ में।
बाल विकास के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इकोनॉमिक सर्वे में, तो बिहार में 48% आबादी जो 0 से 18 वर्ष की है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 89.9% आबादी रहती है और शहरी क्षेत्र में यह आबादी रहती है 10.10%। तो ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है कि बिहार में 48% आबादी 0 से 18 वर्ष की है, जिसमें हम देख रहे हैं लगभग 90% यानी 89.90% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में ही रह रही है और शहरी क्षेत्र में आबादी मात्र 10.1% है। राज्य सरकार ने 2013-14 से बाल बजट तैयार करना शुरू किया था। तो राज्य सरकार ने बाल बजट कब से तैयार करना शुरू किया? तो 2013-14 से, इसे भी आप याद रखिए। अब हम बात करेंगे अध्याय 14 इस इकोनॉमिक सर्वे का अंतिम अध्याय। अंतिम अध्याय है पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन से संबंधित। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है इकोनॉमिक सर्वे में इस अध्याय के संदर्भ में, तो विगत 5 वर्षों में राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का 1.6% योगदान रहा। तो इसे आप याद रखिए कि विगत 5 वर्षों में राज्य का जो सकल राज्यगत मूल्यवर्धन है उसमें वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन का 1.6% हिस्सा था। 2011 में बिहार में कुल 1414 mm वर्षा हुई, जो दीर्घकालिक औसत से 31% अधिक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये भी तथ्य हो जाता है। ज्योग्राफी सेक्शन में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में कुल वर्षा औसतन कितनी है, तो आपका जवाब होना चाहिए 1414 mm वर्षा जो बिहार में हुई है 2021-22 में, जो दीर्घकालिक औसत से 31% अधिक है। यानी पिछले वर्षों की तुलना में देखें तो इस वर्ष में अत्यधिक वर्षा हुई है। राज्य का औसत अगर हम तापमान देखें तो न्यूनतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, वहीं उच्चतम तापमान बिहार का 42 डिग्री सेल्सियस रहता है। 1 जुलाई 2022 से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध कर दिया है। तो इस तरीके से हमने बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 को बहुत ही कम्प्रहेंसिव तरीके से पढ़ा। इस आर्थिक सर्वेक्षण के कुल 14 अध्याय थे। इन सभी अध्यायों को एक एक करके जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा। ये तथ्य न केवल आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एज वेल एज मेंस एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो अब आपको कहीं और से इकोनॉमिक सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसी क्लास को आप 2-3 बार देखिए, एक अलग से अच्छा नोट्स तैयार कर लीजिए। बाकी इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास के साथ में। जब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। कोई क्वेरीज हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको बेनिफिशियल लगी हो। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते जाइए ताकि ऐसी क्लासेज आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, थैंक यू। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें।